हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को मार्क्स के दंडात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद से अवगत कराया था। आज मैं आप लोगों को मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों से अवगत कराऊंगा। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कैसा दिया है या वर्ग संघर्ष के बारे में मार्क्स ने क्या कहा है। तो आइए चलते हैं मार्क्स के वर्ग संघर्ष विचारों की तरफ। मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा क्या है? जैसा कि मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य साधन मानता है। मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन होता है। और मार्क्स यह भी कहता है कि आदिकाल से वर्तमान तक जितने भी परिवर्तन हुए हैं, पूरे विश्व में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वह वर्ग संघर्ष की देन है। आदिकाल की जैसे ही आदिकाल की व्यवस्था समाप्त होती है, आदिम साम्यवादी युग के बाद जो भी व्यवस्थाएं आती हैं, सब वर्ग संघर्ष का परिणाम है। तो मार्क्स वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का एक साधन मानता है। मार्क्स और एंगल्स अपने ग्रंथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मार्क्स और एंजल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स का यह विश्वास था कि धनवान और निर्धन वर्गों के बीच का यह संघर्ष समाज के इतिहास में तभी से मौलिक वस्तु रहा है जब से आदिम जनजाति समाज लुप्त हुआ है। और क्योंकि आदिम जनजाति समाज में जो उत्पादन के साधन होते थे वह सबकी साझी संपत्ति होते थे। आदिम समाज में जो उत्पादन के साधन होते थे सभी साझी संपत्ति होती थी, क्योंकि आदिम समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। आदिम समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, एक साथ उत्पादन का कार्य करते थे और जो भी मिलता था वह सब मिल बांट कर आपस में बराबर बराबर ले लेते थे। तो उस समय वर्ग संघर्ष का अस्तित्व नहीं था, धनी निर्धन का अस्तित्व नहीं था, वर्ग भेद का अस्तित्व नहीं था, किसी प्रकार की असमानता नहीं थी, सभी लोग साथ मिलकर उत्पादन करते थे। मार्क्स कहता है कि इतिहास गवाह है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए हैं तब तब सामाजिक वर्गों में के संबंधों में भी परिवर्तन हुए हैं। मार्क्स कहता है कि इतिहास साक्षी है इस बात का, इतिहास गवाह है कि उत्पादन प्रणाली में जब जब परिवर्तन हुए हैं तब तब सामाजिक वर्गों के संबंधों में भी परिवर्तन होता रहा है। मार्क्स वर्ग संघर्ष के इतिहास को दर्शाते हुए अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि स्वतंत्र जन और दास, कुलीन जन और सामान्य जन, जमींदार और किसान, शेड़ी प्रमुख और दस्तकार, यह एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते हैं और इनकी लड़ाई का अंत समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में होता है। इनके लड़ाई का परिणाम क्या होता है कि समाज का फिर से निर्माण होता है या फिर संघर्षरत वर्गों का विनाश होता है। यानी कि दो ही होता है, या तो समाज बदल जाता है या तो संघर्षरत वर्ग होते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर वर्ग समाज की बागडोर न संभाल ले। यानी कि जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वह समाज की बागडोर न संभाल ले, तब तक वर्ग संघर्ष होता रहेगा। वह कहता है कि जब मजदूर वर्ग उत्पादन के साधन का स्वामी हो जाएगा या मजदूर वर्ग जब समाज की बागडोर संभाल लेगा, तब उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा और सभी लोग उत्पादन कार्यों के स्वामी बन जाएंगे, उत्पादन प्रणाली के मालिक बन जाएंगे। तो मार्क्स कहता है कि जब सभी लोग उत्पादन के साधन के मालिक बन जाएंगे तो सभी लोग कार्य करने लगेंगे और तभी समाज शोषण, उत्पीड़न, वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष के अभिशाप से मुक्त हो पाएगा। यानी कि जब तक इस उत्पादन के प्रणाली पर पूरे समाज का नियंत्रण स्थापित नहीं होगा, पूरे समाज का स्वामित्व स्थापित नहीं होगा, तब तक वर्ग भेद बना रहेगा। जैसे ही उत्पादन के साधन पर सभी समाज का स्वामित्व स्थापित हो जाएगा तो वैसे ही पूरा समाज शोषण मुक्त हो जाएगा, वर्ग भेद मुक्त हो जाएगा, वर्ग संघर्ष के अभिशाप से मुक्त हो जाएगा। तो मार्क्स कहता है कि जो वर्ग संघर्ष होता है यह हमेशा से ही होता रहा है। जैसे प्राचीन काल में हम देखते हैं, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में स्वामी और दास के बीच होता है, स्वामी और दास के बीच होता है संघर्ष। और मध्यकाल में हम देखते हैं कि सामंत और कृषक के बीच होता है, सामंत और कृषक के बीच वर्ग संघर्ष होता रहता है। आधुनिक काल में देखते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष होता रहता है। तो मार्क्स कहता है कि जो राज्य है यह राज्य का इतिहास ही है वर्ग संघर्ष, और राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है। जब शोषण की व्यवस्था उत्पन्न होती है तभी राज्य का जन्म होता है। राज्य का जन्म कैसे होता है? मार्क्स राज्य के बारे में क्या कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। राज्य शोषण का एक यंत्र है। राज्य में जब दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, जब पूंजीपति वर्ग उत्पन्न हो जाता है या एक स्वामी वर्ग उत्पन्न हो जाता है, तो स्वामी वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए तरह तरह के कानून बनाने लगता है, और उस कानून का पालन पूरे समाज के ऊपर बाध्य कर दिया जाता है। पूरा समाज उस कानून का पालन करता है। तो यह अपनी रक्षा के लिए, स्वामी वर्ग जो होता है यह अपनी रक्षा के लिए ही कानून का निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं, और यह इनका शोषण करते रहते हैं। तो यह शोषण, राज्य का जन्म जो हुआ है वह शोषण के द्वारा ही हुआ है। तो वह कहता है कि प्राचीन काल में स्वामी और दास के बीच संघर्ष चलता है, मध्यकाल में जमींदार और किसान के बीच संघर्ष चलता है, और आधुनिक काल में पूंजीपति और श्रमिक के बीच संघर्ष होता रहता है। तो मार्क्स आधुनिक युग को वर्ग संघर्ष के चरमोत्कर्ष की अवस्था मानता है। जो आधुनिक युग है उसको मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की चरमोत्कर्ष की अवस्था माना है। उसका अनुमान है कि पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत उत्पादनकर्ताओं की तीव्र प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप सारी पूंजी और जमीन धीरे धीरे इन्हें गिने लोगों के हाथों में चली जाएगी, इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमटती चली जाएगी। मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, और अंततः मध्य वर्ग अपने पैरों पर खड़ा न हो पाने के कारण वह श्रमिक वर्ग में विलीन हो जाएगा। तो वह कहता है, मार्क्स कहता है कि जो पूंजी पर आधारित उत्पादन प्रणाली होती है उसमें एक समय ऐसा आता है कि कंपटीशन होता रहता है। कंपटीशन यानी कि तीव्र प्रतिस्पर्धा होती रहती है, और उसका परिणाम यह होता है कि जो पूंजी होती है, जो जमीन होती है, धीरे धीरे इन्हें गिने लोगों के हाथों में सिमट जाती है, और जो मध्य वर्ग होता है वह अब स्वयं को सर्वाइव नहीं कर पाता है उस कंपटीशन में, और वह श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाता है। तो मार्क्स कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो उस पूंजीपति का आकार छोटा हो जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार बड़ा हो जाएगा। जो पूंजीपति वर्ग है वह उसका आकार छोटा हो जाएगा और श्रमिक वर्ग का आकार बड़ा हो जाएगा। पूंजीपति जो होते हैं वह कम संख्या में होंगे, और यह श्रमिक वर्ग जो होता है यह बहुसंख्या में होगा, यह बहुसंख्यक भाग होगा। यह अल्पसंख्यक हो जाएंगे जो समस्त समाज पे या राज्य पे शासन स्थापित कर लेंगे, और यह बहुसंख्यक हो जाएंगे जो इनके अधीन रहेंगे, पूंजीपतियों के अधीन होते रहेंगे। तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति वर्ग अपने बढ़ते हुए लाभ का उपयोग स्वयं नहीं कर पाएगा और उसे वह फिर से उद्योग में लगा देगा। यानी कि पूंजीपति वर्ग है, इनके द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाता जाएगा, और जो लाभ होता है उस लाभ को वह संचित नहीं कर पाएगा और उस लाभ को पुनः उद्योग में लगा देगा। एक के बाद दूसरा उद्योग वह स्थापित करता जाएगा। तो वह कहता है मार्क्स से कि जो मजदूर हैं उनका शोषण होता रहता है इस व्यवस्था में, पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग का या श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहता है, और मजदूरों को शोषण से मुक्ति पाने के लिए संगठित होना पड़ेगा। यानी कि मजदूर यदि चाहते हैं कि शोषण की व्यवस्था से अंत हो, उनके लिए जो सारी सुविधाएं हैं वह उस सुविधाओं का सृजन किया जाए, उनकी पारिश्रमिक जो है उचित, उनकी मेहनत है या मेहनताना है या मजदूरी है या पारिश्रमिक है समय से मिल जाए और पूरा मिल जाए, शोषण न हो। जितना वह काम करें वो काम के आधार पर अपना वेतन प्राप्त करें या पारिश्रमिक प्राप्त करें। तो यह तभी हो पाएगा जब श्रमिक वर्ग संगठित हो जाएगा।
और मार्क्स कहता है कि जब श्रमिक वर्ग संगठित हो जाएगा तो वह पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देगा और इस प्रकार उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो जाएगा। और सर्वहारा वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। तो मार्क्स एक साम्यवादी समाज का स्वप्न देखता है, वह एक साम्यवादी समाज की कल्पना करता है। और यह जो साम्यवादी समाज होगा, इस साम्यवादी समाज के अंतर्गत वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। इसमें न कोई वर्ग होगा, न कोई अमीर होगा, न गरीब होगा। शोषण व्यवस्था का अंत हो जाएगा और सभी व्यक्ति जो होते हैं इस साम्यवादी व्यवस्था में समान हो जाएंगे। यानी कि पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा, श्रमिकों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, समान मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर सभी लोग कार्य करेंगे और सभी लोगों को उनके कार्य के अनुसार वेतन या लाभ मिलेगा। तो इस साम्यवादी समाज की विशेषता है कि हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार, हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उनको लाभ मिलेगा। यानी कि जो उत्पादन से जो लाभ पैदा होगा वह उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी लोगों को वितरित कर दिया जाएगा। इस तरह से समाज में सभी वर्ग समान हो जाएंगे, शोषण व्यवस्था का अंत हो जाएगा। तो हम मार्क्स के इस सिद्धांत को वर्तमान समय में लागू कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन छोटे छोटे दुकानदारों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। अब छोटे छोटे दुकानों की जगह अब माल की स्थापना हो रही है। बिग शॉप की स्थापना हो रही है, जिसमें बिग शॉप के जो मालिक हैं वह अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं और सभी लोग अब बिग शॉप की तरफ रुख करने लगे हैं। छोटे दुकान अब टूटने लगे हैं। तो छोटे दुकान है, यानी कि जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग क्या अपने को अब क्या करेगा, वो अपने को श्रमिक वर्ग में शामिल श्रमिक वर्ग में शामिल कर लेगा, क्योंकि कंपटीशन में वह स्वयं को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अधिक लोग श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाएंगे और जिनके पास पूंजी होगी, जिनके पास पैसा होगा, वह पूंजीपति वर्ग में सम्मिलित होते चले जाएंगे। उनके पास अधिक ज़मीनें हो जाएंगी, अधिक मिल फैक्ट्रियां हो जाएंगी, उत्पादन के साधन अधिक हो जाएंगे। तो इस तरह से शोषण की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। शोषण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए मार्क्स विश्व के मजदूरों से आह्वान करता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यानी कि जब विश्व के मजदूर संगठित हो जाएंगे तभी क्रांति के द्वारा साम्यवादी शासन की स्थापना की जाएगी। आइए अब चलते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया है उसका विश्लेषण अब हम करते हैं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांतों के ऊपर रिकार्डो का प्रभाव है। रिकार्डो जो एक अर्थशास्त्री था और इसने मूल्य का सिद्धांत दिया था। मार्क्स ने रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत को लेकर अपने साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की, या रिकार्डो के मूल्य श्रम सिद्धांत को उसने साम्यवादी रूप प्रदान किया। रिकार्डो के मूल्य श्रम सिद्धांत को वह साम्यवादी रूप प्रदान किया। मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य होते हैं। प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य होते हैं। एक होता है उपयोग मूल्य। पहला होता है उपयोग मूल्य, जिसको यूज वैल्यू कहते हैं। और दूसरा होता है विनिमय मूल्य। इस विनिमय मूल्य को एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं इस विनिमय मूल्य को। यानी कि हर वस्तु के दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक उपयोग मूल्य होता है जिसको हम यूज वैल्यू कहते हैं, और दूसरा विनिमय मूल्य होता है जिसको हम एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। तो मार्क्स कहता है कि उपयोग मूल्य का निर्धारण उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होता है। जो उपयोग मूल्य होता है, इस वस्तु का किसी वस्तु के उपयोग मूल्य का निर्धारण व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होता है, उपयोगिता के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में
उपयोग मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता है। मार्क्स कहता है कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में उपयोग मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विनिमय मूल्य महत्वपूर्ण है। जैसे कि विनिमय मूल्य महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि जब किसी प्राकृतिक पदार्थ पर मानव श्रम व्यय होता है तो वह मानव श्रम उसका विनिमय मूल्य पैदा करता है। यानी कि जो प्राकृतिक वस्तु होती है, प्राकृतिक वस्तु इसका अपना मूल्य होता है, प्राकृतिक वस्तु इसका अपना मूल्य होता है प्राकृतिक वस्तु के ऊपर, और मानव श्रम इस पर लग जाता है, मानव श्रम इसके ऊपर लग जाता है, तो यही क्या होता है, विनिमय मूल्य होता है, विनिमय मूल्य होता है, विनिमय मूल्य होता है। प्राकृतिक वस्तु और मानव श्रम यह विनिमय मूल्य हो जाता है। इस आधार पर मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो मानव उपयोगी बनाने के लिए, जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है, और क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है, वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। जैसे कि कच्चा माल होता है, कच्चा माल का मतलब कि खेत की मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी का अपना विनिमय मूल्य, मिट्टी का अपना उपयोग मूल्य होता है, यूज वैल्यू होता है। यानी कि यूज वैल्यू जो होता है यह स्थिर अवस्था में होता है, यानी कि आवश्यकता के अनुसार और उपयोगिता के आधार पर उपयोग मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे कि खेत की मिट्टी होती है, या कि इस मिट्टी से एक कुम्हार घड़ा बनाता है, अब इस घड़े को घड़ा बनाता है, अब इस घड़े को वह बाजार में बेचता है, तो जो वह मूल्य बिक्री करता है वही उसका विनिमय मूल्य हो जाता है। यानी कि पैसा लेता है और बदले में घड़ा दे देता है। मार्क्स के अनुसार श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि यही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है, अतः यही संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र उत्पादक तत्व है। यानी कि श्रम के आधार पर ही किसी चीज का निर्धारण होता है। मार्क्स श्रम को मूल्य का मुख्य निर्धारक तत्व सिद्ध करने के पश्चात उसी के आधार पर अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। यानी कि जब वह मानव श्रम के मूल्य निर्धारण को सिद्ध कर लेता है तो इसी आधार पर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देता है। यानी कहने का आशय यह है कि जैसे कि कुएं में पानी होता है, उसका अपना उपयोग मूल्य होता है, लेकिन लोगों की आवश्यकता के अनुसार, लोगों के उपयोगिता के आधार पर कुएं का जो पानी है वह अपना मूल्य रखता है। जब हम कुएं का पानी निकाल देते हैं और किसी को दे देते हैं तो वह हमारा विनिमय मूल्य हो जाता है। मार्क्स का कथन है कि वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने वाला श्रम, यानी कि वस्तु का मूल्य कौन निर्धारित करता है, हमारा श्रम निर्धारित करता है। वस्तु के मूल्य को निर्धारित कौन करता है, श्रम निर्धारित करता है। यह श्रम जो किसके द्वारा किए जाता है, यह श्रम श्रमिकों के द्वारा किए जाता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि उनका श्रमिकों का श्रम तभी उत्पादक हो जाता है जबकि यह उत्पादन के अन्य साधनों के साथ उत्पादन कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि श्रम जब हम उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त करते हैं तभी यह महत्वपूर्ण होता है। उत्पादन कार्य में जब हम करते हैं, श्रम को जब हम उत्पादन कार्य में लगाते हैं तो यह उत्पादक हो जाता है। श्रम को जब हम उत्पादन कार्य में लगाते हैं तब हमारा श्रम जो है उत्पादक हो जाता है। यानी कि श्रम के द्वारा हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने वाला तत्व हो जाता है। मार्क्स कहता है परंतु पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे पूंजी होती है, भूमि होती है, तकनीकी होती है, कच्चा माल होता है, इनका जो स्वामित्व होता है वह श्रमिकों के हाथ में नहीं होता है। इनका स्वामित्व किसके हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। इनके मालिक कौन होते हैं, पूंजीपति होते हैं, तो पूंजीपतियों के हाथ में होता है। जब पूंजीपतियों के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में सारे साधन होते हैं, तो जो श्रमिक होता है वह अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए इनके ऊपर डिपेंड होते हैं, पूंजीपति के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी कि अपना श्रम बेचने को बाध्य होते हैं, क्योंकि श्रमिकों के पास कुछ होता नहीं है, तो वह मिल फैक्ट्रियों में जाते हैं और कार्य करते हैं, बदले में अपना श्रम बेचकर वह पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, वेतन प्राप्त करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जीविका का निर्वहन करते हैं। मार्क्स कहता है
कि जो श्रमिक होते हैं वह श्रम करते हैं, मिल फैक्ट्रियों में श्रम करते हैं, तो जो इन श्रमिकों को श्रम से इतना पारिश्रमिक मिलना चाहिए जिससे कि वह और उसका परिवार एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। यानी कि श्रमिकों को अपने श्रम के द्वारा इतना उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण उचित प्रकार से कर सकें। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उत्पादक के साधनों के स्वामी उसे केवल इतना वेतन देते हैं जिससे कि वह स्वयं को जीवित कर सके। उसको भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, उसके श्रम के अनुसार वेतन नहीं मिल पाता है, केवल उतना ही वेतन मिलता है जिससे कि वह अपना जीवन जी सके। मार्क्स कहता है कि श्रमिक अपने श्रम के माध्यम से उत्पादन तो अधिक करता है, लेकिन पूंजीपति लाभ से प्रेरित होकर उसे अपने श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं देते हैं। पूंजीपति अपने लाभ से प्रेरित होकर श्रमिकों को श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं देते हैं। परिणाम यह होता है कि श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो जाता है। श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हो जाता है। तो पूंजीपति का यह लाभ जो होता है मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य है। पूंजीपतियों का यह लाभ जो होता है मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य होता है, जो श्रमिक अपने जीवन यापन की आवश्यकता से अधिक पैदा करता है, परंतु पारिश्रमिक के लव नियम के अनुसार उसे प्राप्त नहीं होता है। जो पारिश्रमिक का लव नियम होता है उस लव नियम के अनुसार जो लाभ होता है वह पूंजीपतियों की जेब में चला जाता है, श्रमिकों के पास नहीं आता है। और पूंजीपतियों के जेब में चला जाता है या पूंजीपतियों के द्वारा लाभ को हड़प लिया जाता है। तो मार्क्स इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक श्रमिक है, वह 20 रुपये पर प्रतिदिन काम करता है। एक श्रमिक है वह 20 रुपये पे प्रतिदिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है। 20 रुपये में, हालांकि ये राशि अब ज़्यादा हो गई है, इसको हम मान लेते हैं कि 500 रुपये पे, 500 रुपये पे वह 8 घंटे काम करता है। 500 रुपये पर वह एक मिल में 8 घंटे काम करता है। एक श्रमिक 500 रुपये में एक मिल में 8 घंटे काम करता है, लेकिन वह 500 रुपये का उत्पादन यदि वह 4 ही घंटे में कर देता है, 4 ही घंटे में कर देता है, यानी कि जो उसको 500 मिलता है तो 500 रुपये का उत्पादन वह 4 घंटे में कर देता है, तो 4 घंटा एक्स्ट्रा हो जाता है, 4 घंटा उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। शेष 4 घंटे होते हैं उसमें वह अतिरिक्त उत्पादन करता है। यह अतिरिक्त उत्पादन अतिरिक्त मूल्य को जन्म देती है। यानी कि 4 घंटे में वह अधिक उत्पादन कर 500 रुपये का काम वह 4 ही घंटे में पूरा कर लेता है। जो 4 घंटे बचते हैं उस 4 घंटे में वह अतिरिक्त उत्पादन करता है, अतिरिक्त उत्पादन करता है। तो यह जो अतिरिक्त उत्पादन होता है, इस अतिरिक्त उत्पादन से होने वाली आय पूंजीपतियों की जेब में चली जाती है। लेकिन मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त उत्पादन से होने वाली आय किसको जानी चाहिए? श्रमिकों की जेब में जानी चाहिए, श्रमिकों को मिलना चाहिए। इसका अधिकार श्रमिकों का है, उस पर अधिकार श्रमिकों का है, तो श्रमिकों के द्वारा श्रमिकों को मिलना चाहिए। परंतु पूंजीपति लाभ के वशीभूत हो जाते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। पूंजीपति लाभ के वशीभूत हो जाते हैं और इस अतिरिक्त उत्पादन की आय को अपने पास रख लेते हैं। मार्क्स अपने इस सिद्धांत को, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को और अधिक सरलता से स्पष्ट करता है। जैसे कि मार्क्स कहता है कि एक मजदूर एक धोती बनाता है, एक मजदूर एक धोती बनाता है, धोती बनाता है। इसकी लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य 100 रुपया है। लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया लागत मूल्य है। और एक धोती बनाने में मजदूर को 40 रुपये मिलते हैं, मजदूर को 40 रुपये मिलते हैं, प्लस जो 60 रुपये इस पर खर्च होते हैं, यह कच्चे माल में खर्च होते हैं, कच्चा माल और विभिन्न सामग्री में खर्च होते हैं। तो उसकी लागत मूल्य कितनी हो गई? 100 रुपया हो गई। एक धोती बनाने में श्रमिक को कितना मिले? 40 रुपये मिले लागत, और उसमें जो है उसमें 60 रुपये जो होते हैं वह कच्चा माल और अन्य सामग्री पर खर्च किए जाते हैं। तो 40 और 60 ही कितने हो गए? 100 हो गए। तो मार्क्स कहता है कि एक धोती का लागत मूल्य जो होता है 100 रुपया होता है, जो लागत मूल्य होता है वह 100 रुपया होता है। लेकिन जो पूंजीपति होते हैं, जो मिल फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, यह मार्केट में इसको 140 रुपये में बेचते हैं, 140 रुपये में बेचते हैं, 140 रुपये में बेचते हैं। लागत मूल्य कितनी है? 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो 100 रुपये लागत मूल्य है, 140 रुपये इसका
बाजार में विक्रय मूल्य है। तो बचता कितना है? 40 रुपये एक्स्ट्रा बचता है। यह 40 रुपया लाभ है, शुद्ध लाभ है। मार्क्स कहता है कि ये 40 रुपया किसको मिलना चाहिए? श्रमिकों को मिलना चाहिए, लेकिन वह 40 रुपया मिल मालिकों को मिल जाता है, पूंजीपतियों को मिल जाता है। तो इस तरह से पूंजीपति इस तरह से छोटा छोटा लाभ गेन करते हुए, छोटे छोटे लाभ को लेते हुए वह और अधिक पूंजीपति बन जाते हैं और श्रमिक बेचारा श्रमिक ही बना रहता है। मार्क्स इसी को अतिरिक्त मूल्य कहता है। इसी 40 रुपये को वो मार्क्स क्या कहता है? अतिरिक्त मूल्य कहता है। तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसमें एक व्यक्ति पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। एक व्यक्ति पैदा करता है। एक व्यक्ति कितने का पैदा किया है? 140 रुपये का पैदा किया है, लेकिन वह कितना पाता है? वह 40 रुपये पाता है। वह 40 रुपये पाता है। तो मार्क्स कहता है कि श्रम के मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर ही पूंजीपतियों का लाभ है। श्रम के मूल्य और वास्तविक मूल्य में अंतर ही पूंजीपतियों का लाभ है, जिसे पूंजीपति उत्पादन व्यवस्था के कारण पैदा श्रमिक करता है, लेकिन प्राप्त पूंजीपति करता है। मार्क्स इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानता है। मार्क्स इस व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानता है और इसको खुली लूट घोषित करता है तथा उसके उन्मूलन के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करता है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक स्वामित्व के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व हो। जब सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा, सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा, तब पूंजीवादी व्यवस्था का अंत हो जाएगा, शोषण से मुक्ति हो जाएगी। जो जितना काम करेगा, जितना जितना काम करेगा, उस काम के आधार पे उसको पारिश्रमिक प्राप्त होगा। जैसा कि कोकर कहते हैं, कोकर मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस व्यवस्था को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और लाभ के सभी संयोगों का सर्वनाश। और यह परिणाम केवल समाजवादी व्यवस्था में ही संभव हो सकता है, जिनमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेती है और न कोई पूंजीपति रहता है और न कोई श्रमिक रहता है, बल्कि सभी सहकारी उत्पादक बन जाते हैं। तो इस तरह से मार्क्स ने यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसको कि मिलना चाहिए श्रमिकों को, लेकिन हड़प लेते हैं पूंजीपति। वह यही शोषण व्यवस्था तो इस तरह से शोषण व्यवस्था चलती रहती है। यह अतिरिक्त मूल्य इनके जेब में चला जाता है और ये और अधिक अमीर बनते चले जाते हैं। श्रमिक बेचारा और अधिक गरीब बनता चला जाता है, या वह केवल श्रमिक ही बना रहता है, उसको लाभ का अंश नहीं मिल पाता है। आइए अब देखते हैं मार्क्स का राज्य सिद्धांत। मार्क्स राज्य के परंपरावादी स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। जैसे मार्क्स के पूर्व यह धारणा थी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित हैं: दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो राज्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित थे। तो मार्क्स राज्य के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। मार्क्स के अनुसार राज्य सर्व कल्याण को अपना उद्देश्य समझने वाला समुदाय न कभी रहा है और न ही कभी हो सकता है। राज्य सभी का कल्याण नहीं कर सकता है, कभी अतीत में ऐसा नहीं रहा है, न कभी भविष्य में होगा। यह सदैव ही ऐसा संगठन रहा है और सदैव ही रहेगा जिसके द्वारा प्रधान आर्थिक वर्ग दूसरे आर्थिक वर्गों पर शासन करता है और उसका शोषण करता है। यानी कि जो प्रधान आर्थिक वर्ग होता है, यह दूसरे वर्गों पर शोषण करता रहता है। दूसरे वर्गों पर वह शोषण करता रहा है और शोषण करता रहेगा। मार्क्स के मत में राज्य का जन्म इतिहास की प्रक्रिया में उस समय होता है जब समाज में ऐसे दो विरोधी गुटों का जन्म हो जाता है जिसके हित परस्पर टकराते हैं। मार्क्स कहता है कि राज्य का जन्म इतिहास की उस प्रक्रिया में उस समय होता है जब समाज दो विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है। समाज दो विरोधी वर्गों में बढ़ जाता है और जिनके हित आपस में टकराने लगते हैं, दो गुट हो जाते हैं और उनमें कोई सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। तो मार्क्स कहता है कि जो राज्य है वह वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। राज्य क्या है? वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति है। राज्य शोषण का एक यंत्र है। मार्क्स कहता है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है। जब शोषण की व्यवस्था प्रारंभ हुई तभी राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति की इस प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है
कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली यंत्र है, एक शक्तिशाली हथियार है। मार्क्स कहता है कि ये जो प्रधान आर्थिक व्यवस्था होती है, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है, पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीपति व्यवस्था होती है, यह सबसे ऊपर का वर्ग होता है। यानी कि समाज में उच्च वर्ग होता है, यह ऊपर का वर्ग होता है, और जो श्रमिक वर्ग होते हैं वह निम्न वर्ग में होते हैं। श्रमिक वर्ग में निम्न वर्ग होते हैं वह कम आर्थिक संपन्न होते हैं, कम संपन्न होते हैं। तो उस समाज में जो पूंजीवादी वर्ग होता है या जो आर्थिक वर्ग होता है, वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बना लेते हैं और उस कानून का पालन करवाना सुनिश्चित करते हैं, जो उनके हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है और उनकी रक्षा के उद्देश्य वह प्रेरित होती है और संचालित होती है। तो शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग का शासन किया जाता है, तो शक्तिशाली वर्ग के द्वारा कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता है, कमजोर वर्गों के ऊपर शासन किया जाता है। तो राज्य क्या है? मार्क्स कहता है राज्य क्या है? शोषण का शोषण व्यवस्था। राज्य क्या है? शोषण का एक यंत्र है। यानी कि जितने उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन पर पूंजीपति के नियंत्रण होते हैं, यानी कि प्रधान आर्थिक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित होता है। वितरण के साधन पर, वितरण पर किसका होता है? प्रधान आर्थिक वर्ग का स्वामित्व स्थापित होता है। विभिन्न जो संसाधन होते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उन संसाधनों पर किसका नियंत्रण स्थापित होता है? प्रधान आर्थिक वर्गों के ऊपर का नियंत्रण रहता है। तो जब प्रधान आर्थिक वर्गों का नियंत्रण होता है तो यह सब कुछ इन्हीं के अधीन रहता है, यह सब कुछ पूंजीपतियों के अधीन होता है। और श्रमिक वर्ग जो होता है वह अपना श्रम बेचता है और बदले में वह अपने पारिश्रमिक प्राप्त करता है, लेकिन उचित पारिश्रमिक नहीं प्राप्त करता है। वह 10 घंटे मिलों में काम करता है तो उसको 8 ही घंटे का वेतन दिया जाता है, 8 घंटे का वेतन दिया जाता है। जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता है वो उससे एक्स्ट्रा उत्पादन से होने वाली जो आय होती है वह पूंजीपतियों की जेब में चली जाती है। इस तरह से मार्क्स कहता है कि राज्य वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। यह सदैव एक ऐसा समुदाय रहा है और रहेगा जिसके द्वारा एक आर्थिक वर्ग का नियंत्रण और शोषण होता है, जिसके द्वारा एक आर्थिक वर्ग का नियंत्रण होता है और उसके द्वारा शोषण किया जाता है। वह कहता है कि वर्तमान पूंजीवादी राज के अंतर्गत श्रमजीवी वर्ग कभी आस्था नहीं रखता है। यानी कि जो श्रमजीवी वर्ग होता है, वह वर्तमान व्यवस्था में कभी आस्था नहीं रखता है, कभी विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि उसका पूंजीपतियों के द्वारा शोषण होता है। राज्य मार्क्स कहता है कि राज्य एक दमनकारी समुदाय है, यह हमेशा दमन करती रहती है। दमनकारी समुदाय या दमनकारी संस्था है जो हमेशा लोगों का दमन करती रहती है, यानी कि श्रमिकों का दमन करती रहती है। वर्ग भेद कायम रखकर वह वर्ग विशेषाधिकारों का पोषण करती रहती है तथा वर्तमान पूंजीवादी राज्य में जनहितकारी प्रतीत होने वाली जैसे यातायात, दूरसंचार व्यवस्था और उन्नति वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की ही देन होती है, लेकिन इन पर पूंजीपतियों का ही नियंत्रण होता है, आर्थिक वर्गों का ही नियंत्रण होता है। तो मार्क्स अपने द्वंद्ववाद पद्धति के आधार पर, द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर यह बताता है कि भविष्य में राज्य नहीं रहेगा और एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी जब श्रमजीवी वर्ग की विजय होगा या श्रमजीवी वर्ग के विजय के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी वर्ग का या पूंजीपति वर्ग का विनाश हो जाएगा और राज्य के ऊपर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि पूंजीवादी राज्य नष्ट हो जाएगा अब और श्रमजीवी राज्य का अस्तित्व उत्पन्न हो जाएगा। मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए एवं श्रमिकों के जन कल्याण के लिए एकमात्र उपाय क्रांति है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य शोषक वर्ग की सहायता करता है और इसके लिए वह बल का प्रयोग करता है। जो पूंजीवादी राज्य होता है वह बल का प्रयोग करता है, प्रभुत्व का प्रयोग करता है, इसलिए राज्य का अंत उससे अधिक बल प्रयोग के द्वारा संभव हो सकता है। जब सारे श्रमिक असंगठित हो जाएंगे और वह क्रांति कर देंगे और उनके पास अधिक क्षमता होगी, अधिक लोग होंगे तो वह पूंजीपतियों का विनाश कर देंगे।
मार्क्स के अनुसार राज्य को समाप्त करने के लिए पहले उस पर से क्रांति द्वारा पूंजीपतियों का आधिपत्य समाप्त करना चाहिए, फिर पूंजीपतियों का पूर्णतया विनाश कर देना चाहिए। मार्क्स कहता है कि श्रमिकों का अधिनायकत्व वर्ग विहीन समाज की स्थापना के पूर्व की संक्रांतिकालीन अवस्था है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक क्रिटिसिज्म ऑफ गोथा प्रोग्राम में लिखा है। मार्क्स की पुस्तक है क्रिटिसिज्म ऑफ गोथा प्रोग्राम। क्रिटिसिज्म ऑफ गोथा प्रोग्राम में मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक का दूसरे के परिवर्तित होने का क्रांतिकारी काल रहता है। इसी के अनुरूप एक राजनीतिक संक्रांतिकरण भी होता है, जो केवल क्रांतिकारी श्रमजीवी वर्ग की तानाशाही ही हो सकता है। इस तरह से मार्क्स ने राज्य को शोषण का एक यंत्र माना है, राज्य को एक दमनकारी संस्था माना है, और राज्य इस शोषण की व्यवस्था और राज्य के दमन का अंत श्रमिकों के द्वारा ही हो सकता है। तो मार्क्स यह कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कब हुई? जब शोषण की व्यवस्था प्रारंभ हुई और समाज में दो वर्गों का उदय हुआ, तभी राज्य की उत्पत्ति हो जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और मार्क्स के राज सिद्धांत को बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।